नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट अपर प्राइमरी के हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। अपर प्राइमरी के हिंदी पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 5वीं वीडियो है। अगर आप अपर प्राइमरी के साथ साथ सीटेट में पूछे जाने वाले प्राइमरी स्तर के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी के अलावा सीटेट दिसंबर 2021 और प्रीवियस ईयर अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोई भी विषय की बात की गई है। कोई भी विषय कार्यक्षेत्र डैश रूप में डैश जानने योग्य नहीं है। तो यह कहा जा रहा है कि कोई भी विषय जानने योग्य नहीं है। तो क्या यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अगर हम लोग प्रयास करें, प्रयास के माध्यम से हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, यानी हम उन चीजों को जान सकते हैं, उसके बारे में अधिगम कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा कार्यक्षेत्र या फिर कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो कि जानने योग्य नहीं होता है। तो पहले से यह निगेटिव है। अब चूंकि सभी चीजें जानने योग्य होती हैं, इसको पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं? जैसे देखिए, ये पहले से निगेटिव है। अब निगेटिव का निगेटिव में गुणा करेंगे तभी तो पॉजिटिव बनेगा, यानी कि यहां पर जो फिल होगा वो निगेटिव ही होगा, नहीं टाइप का ही शब्द फिल हो सकता है। क्यों नहीं फिल होगा? क्योंकि पहले से ये निगेटिव है और निगेटिव को अगर पॉजिटिव करना है तो पहले आपको निगेटिव यूज करना होगा। जैसे कि देखिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, एक ही विकल्प में आपको केवल निगेटिव दिखेगा। अब इसको अप्लाई करके देखिए क्या हो जाएगा। कोई भी विषय कार्यक्षेत्र भाषाई रूप न जानने योग्य नहीं होता है। तो वही तो मैं बोल रहा हूं, न जानने योग्य नहीं होता है, यानी कि ये जानने योग्य होता है उस सेंस में हो गया, क्योंकि निगेटिव निगेटिव मिलके पॉजिटिव बन गए। ठीक है, बाकी के अगर किसी भी विकल्प को आप यहां पर अप्लाई करेंगे तो देखिए सभी इनएप्रोप्रिएट होंगे। जैसे कि पहला देखिए, भाषाई क्या कहा जा रहा है? कोई भी विषय कार्यक्षेत्र भाषाई रूप ही जानने योग्य नहीं होता। तो ये तो निगेटिव हो गया ना, नहीं बोला जा रहा, निगेटिव हो गया। इसी प्रकार से कोई भी आप अप्लाई करेंगे तो वो हमेशा निगेटिव सेंस देगा। जबकि कोई भी ऐसा कार्यक्षेत्र या फिर कोई भी ऐसा विषय नहीं है कि अगर बच्चा प्रयास करे तो प्रयास के माध्यम से उसके में व्यवहार में परिवर्तन होगा ही होगा, यानी वो उन चीजों को सीख पाएगा, अधिगम कर पाएगा। यानी ये सभी चीजें जानने योग्य होती हैं। पहले से निगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें कंफर्म है कि यहां पर नहीं निगेटिव वाला ही भरना होगा। निगेटिव केवल एक ही विकल्प में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्नों को महत्व देना चाहिए। किस प्रकार के प्रश्नों को महत्व देना चाहिए अपर प्राइमरी में पेपर सेट करते समय एज ए टीचर? ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है जिसमें नैतिक मूल्यों की गुंजाइश हो। देखिए, नैतिक मूल्य एक पक्ष है और बहुत मजबूत पक्ष है, क्योंकि आज समाज में जिस प्रकार से नैतिकता खत्म होती जा रही है, वो स्कूल से ही हम लोग प्रारंभ कर सकते हैं बच्चे को नैतिक शिक्षा दे करके। लेकिन नैतिक शिक्षा का अलग से जब बच्चे को पढ़ाया जाता है तो क्या ये सभी सब्जेक्ट्स में नैतिक शिक्षा को इंक्लूड करना जरूरी है? क्योंकि यहां पर किसी विषय के विशेष की बात नहीं की गई है, प्रश्न पत्र की बात की गई है। तो प्रश्न पत्र तो विज्ञान में भी बच्चा पढ़ेगा, प्रश्न पत्र को मतलब विज्ञान में भी प्रश्न पत्र होगा, साथ ही साथ हिंदी में भी प्रश्न पत्र होगा, अंग्रेजी में भी प्रश्न पत्र होता है, इसके अलावा सोशल साइंस में भी होगा, ईवीएस में भी होगा। तो क्या ये जो नैतिक मूल्य है वो सभी सब्जेक्ट्स में इंक्लूड करने की आवश्यकता है, या फिर उसको एक ही कहानी के माध्यम से या फिर इन सभी चीज़ों के माध्यम से उसको हिंदी के माध्यम से नैतिकता सिखाई जा सकती है, या फिर अलग कई जगह पर आप लोग देखेंगे कि अलग उसके लिए पुस्तक ही होती है। तो नैतिकता हर विषय में इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर विषय का अपना फिर जो पक्ष है। जैसे साइंस की बात की जाए तो अगर जबरदस्ती उसमें नैतिकता डाला जाएगा तो उसका जो अपना महत्व है विज्ञान का वो कम हो जाएगा। इस वजह से ये किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में नहीं पूछा गया था, सभी सब्जेक्ट्स को मिला करके पूछा गया था। तो सभी सब्जेक्ट्स में नैतिक मूल्य की गुंजाइश नहीं की जा सकती, निगेटिव हो गया। ठीक है, चलिए तीसरा दिया गया जो एक ही पंक्ति में समाप्त हो जाए। देखिए, दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की राजधानी क्या है, और दूसरा प्रश्न पूछूं कि भारत में गरीबी को दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं, तो पहला जो प्रश्न था उसका आप उत्तर एक पंक्ति में या फिर एक शब्द में दे सकते हैं। लेकिन यह भी तो संभव है ना कि आप बचपन से इस प्रश्न को रटते आ रहे हैं कि भारत की राजधानी क्या है, तो इसमें अपने आप को एक्सप्रेस करने का आपका क्रिटिकल थिंकिंग कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि आप रट भी सकते हैं। लेकिन जब दूसरा सवाल मैंने पूछा कि भारत की गरीबी दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं, तो कक्षा में अगर 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों का अपने अनुभव के आधार पर उत्तर अलग अलग आने की संभावना होगी। और जहां पर उत्तर अलग आने की संभावना यानी बच्चा अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्त कर पा रहा है, तो वो वाला प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें बच्चे को अपने आप को अभिव्यक्त करने का मौका मिलता है, ना कि रटने का मौका। क्योंकि एक पंक्ति में जो उत्तर समाप्त हो जाते हैं वो निश्चित तौर पर
रटे रटाए प्रश्न होते हैं, इस वजह से ये विकल्प हमारा निगेटिव हो गया। पहला देखिए, जिनके उत्तर बहुत कठिन हो। अब बच्चे के मानसिक स्तर के हिसाब से ही तो प्रश्न पत्र आप तैयार करेंगे। मान लीजिए अपर प्राइमरी कक्षा 6 का बच्चा है, कक्षा 8 का बच्चा है, तो उसके लिए आप इंटरमीडिएट स्तर का पेपर थोड़ी सेट कर देंगे जो बहुत कठिन हो। तो बच्चे के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए, तो ये भी निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, जो स्व अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करे। यही मैं बात ऑप्शन नंबर 3 में कर रहा था कि ऐसा प्रश्न होना चाहिए कि भारत की गरीबी को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। यहां पर स्व अभिव्यक्ति यानी बच्चा अपने मौलिक विचार अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है जब उसको एक विस्तृत उत्तरीय या फिर निबंधात्मक प्रश्न दिया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही का सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विज्ञापनों, पोस्टरों, भाषा के अन्य उपयोगों का डैश कक्षा में शिक्षण किया जाना चाहिए। देखिए क्या हो सकता है, इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है व्याख्या यानी कि लेक्चर करने की बात की जा रही है, लेक्चर देने की बात की जा रही है। तो बच्चे प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्तर के हैं, तो अपर प्राइमरी में जो लेक्चर होता है वो निगेटिव माना जाता है और प्राइमरी में भी निगेटिव माना जाता है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। अगर बच्चा व्याख्या कर रहा है तो उसको अभिव्यक्ति का मौका मिलेगा, यानी जब बच्चा खुद व्याख्या करेगा तो वो पॉजिटिव होगा, लेकिन जब टीचर व्याख्या करेगा तो वो निगेटिव होगा। कैसे निगेटिव होगा, क्योंकि एनसीएफ ये कहता है कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी में बच्चे करके सीखेंगे, खेल के माध्यम से सीखेंगे। तो यहां पर जो बच्चा है जब आप उसको लेक्चर देते हैं तो वो निष्क्रिय बना रहता है, वो सक्रिय भागीदारी नहीं होती है, इस वजह से ये निगेटिव होता है। ठीक है, लेकिन जब बच्चा खुद व्याख्या देगा, अपने आप को अभिव्यक्त करेगा, तो वो भी व्याख्या ही हो गया। लेकिन बच्चे के सेंस में व्याख्या पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि वो अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा होता है, अपने अनुभवों का प्रयोग कर रहा होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। व्याख्या अगर टीचर कर रहा है तो निगेटिव है और अगर बच्चा कर रहा है तो पॉजिटिव होगा। यहां तक क्लियर। चलिए, तीसरा दिया गया वर्णन। तो देखिए वर्णन भी एक तरीके से डिस्क्रिप्शन की बात की जा रही है, तो ये भी मिलता जुलता होता है व्याख्या से। ठीक है, इसलिए ये भी निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव हो रहा है, क्योंकि बच्चा निष्क्रिय है, बच्चे की भी सहभागिता होनी चाहिए। यहां पर वर्णन में जब टीचर वर्णन देगा तो जाहिर सी बात है यहां पर बच्चा बिल्कुल निष्क्रिय रहेगा, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। देखिए कक्षा शिक्षण बोला गया था, शिक्षण की बात आ रही है यानी टीचर की बात की जा रही है। शिक्षण तो एक तरीके से टीचर ही करेगा ना शिक्षण कार्य, क्योंकि बच्चा जो है वो क्या करता है, वो अध्ययन करता है या फिर अधिगम कर रहा होता है। अगर अधिगम रहता तब बच्चे के सेंस में पूछा जाता है, यहां पर शिक्षण के सेंस में पूछा गया यानी टीचर के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद से पहला दिया गया संश्लेषण करना चाहिए। संश्लेषण का मतलब क्या होता है, चीजों को इकट्ठा करना, जैसे कि विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को इकट्ठा करना, वो संश्लेषण होता है। तो आप केवल आंकड़ों को इकट्ठा करके करेंगे क्या, जब तक उसका आप एनालिसिस नहीं करेंगे, उस आंकड़ों का उपयोग करके किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंचेंगे, तो संश्लेषण यहां पर निगेटिव हो गया, क्योंकि केवल एकत्रित करने की बात की जा रही है, एक विभिन्न रिसोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करने की बात की जा रही है। कलेक्ट करके आप करेंगे क्या, वो तो आपके बुक में भी पहले से कलेक्टेड फॉर्म में है। आप उस आंकड़ों का प्रयोग करके किस रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, वो बताता है आपका विश्लेषण। विश्लेषण में क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे डाटा है, जैसे कि देखिए 2011 में जब जनगणना की गई थी तो एक रॉ डेटा हमारे पास आ गया कि हाँ इस जाति से बिलोंग करने वाले इतने लोग हैं, इस जाति से महिला लिंग के आधार पर अलग डेटा है, उसके आधार पर फिर बेरोजगारी के आधार पर अलग डेटा है, फिर कास्ट के आधार पर इतने रिप्रेजेंटेशन इस कास्ट का है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, हम रॉ डेटा इकट्ठा करके फिर उसको एनालाइज करते हैं, और उसको एनालाइज करके यानी विश्लेषण करके हम किसी रिजल्ट पर पहुंच रहे होते हैं कि हमारे देश में जो महिलाओं का शिक्षा दर था पहले से सुधर रहा है, साथ ही साथ जो जन्म मृत्यु दर था, जन्म के समय जो बच्चों की मृत्यु हो जाती थी कुपोषण से या फिर अन्य कारणों की वजह से, उसमें भारत में सुधार हो रहा है। ये सभी कैसे पॉसिबल होता है, हम उन आंकड़ों को एनालिसिस करके पहुंच रहे होते हैं। तो यानी कि आंकड़ों का विश्लेषण करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल कलेक्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। उन आंकड़ों का किस प्रकार से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं ताकि बच्चे का अर्थपूर्ण अधिगम हो सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पूरक सामग्री को डैश आकलन में शामिल किया जाना बेहतर होता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, पहले पूरक सामग्री क्या होता है इसको समझ लेते हैं। पूरक सामग्री कोई भी ऐसा सामग्री हो सकता है जो कि बच्चे को अर्थपूर्ण अधिगम कराने में मदद करेगा। जैसे मान लीजिए बच्चे का पाठ्य पुस्तक है, किताब है, तो किताब में सभी पक्षों को इंक्लूड नहीं किया जा सकता। तो कोई भी, जैसे कि आज हम लोग बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, जिसमें संवेगात्मक विकास भी शामिल है, शारीरिक विकास भी शामिल है, इसके अलावा संज्ञानात्मक विकास भी शामिल है। तो इसके अलावा जितने और भी पक्ष होते हैं सबको शामिल किया जाता है। तो केवल किताब के माध्यम से सभी पक्षों की बात नहीं की जा सकती, क्योंकि बच्चों का जो शारीरिक विकास है वो खेल कूद के माध्यम से ही हो सकता है। तो कोई भी ऐसा चीज जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करे वो पूरक सामग्री के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। क्या पूछा गया कि पूरक सामग्री को किस प्रकार के आकलन में शामिल किया जाना बेहतर होता है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है उदार आकलन में। उदार आकलन यहां पर निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा।
तीसरा देखिए कठोर, कठोर तो बिल्कुल ही निगेटिव, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए सत्रांत कहा गया, सत्रांत इसको जब आप विच्छेद करेंगे, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सत्र के अंत में, सत्र के अंत में, सत्र के अंत में यानी कि जब बच्चे का अधिगम हो चुका है, जब पूरा साल भर का जो करिकुलम था बच्चे का, उसमें इंपॉर्टेंट था कि बच्चे का आकलन होना चाहिए, पूरक सामग्री को उसमें शामिल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा अगर सत्र के बीच में है तो उसका कहां पर कठिनाई आ रही है उसका पता लगा करके उसको रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से उस चीजों को कवर किया जा सकता है। लेकिन जब सत्र कंप्लीट हो चुका, जब सत्र के अंत में हम लोग पहुंच चुके हैं, तो फिर पूरक सामग्री का उपयोग कहां होगा? क्योंकि वो तो अब उसकी फाइनल परीक्षा होगी ना, और उसके बाद अगर वो पास होता है तो अगली कक्षा में जाएगा, और फेल होता है तो फिर उसी कक्षा में रहेगा। तो जो पूरक सामग्री का प्रयोग करना है बच्चे के अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए करना था। और अर्थपूर्ण कब बना सकते हैं? जब सत्र के बीच में हो। इसीलिए सतत की बात की गई है कि सतत मतलब कि लगातार किया जाना चाहिए। यानी कक्षा में जब बच्चा कोई भी नया चीज सीख रहा है तो उसी दौरान पूरक सामग्री का प्रयोग उसको करके बताना चाहिए, ताकि अर्थपूर्ण तरीके से वो सीख पाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल पॉजिटिव है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा, और सत्रांत यहां पर निगेटिव हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पहली भाषा की जानकारी बच्चे को दूसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ने में क्या करेगी? ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहली भाषा की जो जानकारी है, यानी मदर टंग बच्चा जान रहा है, और सेकंड लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज के रूप में उसको हिंदी सिखाना है। तो जाहिर सी बात है, जो बच्चे का मदर टंग होता है वो बच्चे को टारगेट लैंग्वेज सीखने में मदद करता है। जैसे कि देखिए, आपकी मदर टंग हिंदी हो सकती है, तो मैं आपको चीज़ों को हिंदी में समझा रहा हूं। अगर इंग्लिश का भी पेपर मैं सॉल्व कराता हूं तो आपको हिंदी में समझा रहा होता हूं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें आप हिंदी लैंग्वेज को जानते हैं, और हिंदी लैंग्वेज आपकी मदर टंग होने की वजह से वो आपको टारगेट लैंग्वेज सीखने में मदद करती है। यहां पर टारगेट लैंग्वेज भले ही हिंदी क्यों ना हो, और मदर टंग आपका इंग्लिश हो सकता है, तो इंग्लिश आपको हिंदी समझने में मदद करेगी। क्यों मदद करेगी? क्योंकि नॉम चॉम्स्की ने जो सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया था, उसके अंतर्गत उन्होंने ये बताया था कि जितने भी भाषा होते हैं सब में ग्रामर लगभग कॉमन होता है। क्योंकि आप हिंदी में भी संज्ञा पढ़ेंगे, अंग्रेजी में नाउन पढ़ेंगे, हिंदी में आप क्रिया पढ़ेंगे, अंग्रेजी में वर्ब पढ़ेंगे, हिंदी में आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं लैंग्वेज का, इंग्लिश में भी आप स्ट्रक्चर पढ़े होते हैं। तो सभी चीजें लगभग कॉमन है। इसी वजह से एक भाषा सीखने के बाद बच्चा दूसरी भाषा सीखने में उसको मदद मिलती है। ठीक है, तो एक ही विकल्प में मदद की बात की गई है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता समर्थन करती है कि? देखिए, बहुभाषिकता को एनसीएफ 2005 एक संसाधन के तौर पर देखता है। क्यों संसाधन के तौर पर देखता है? क्योंकि बहुभाषिकता यह कहती है कि बच्चा जब पहली बार विद्यालय जाएगा तो अपनी मातृभाषा में उसको अवसर दिया जाएगा अपने आप को अभिव्यक्त करने के संदर्भ में। क्योंकि हो सकता है कि जो विद्यालय की औपचारिक भाषा है बच्चा उसे ना जान रहा हो, लेकिन कम से कम एक लैंग्वेज तो बच्चा सीख करके आता है विद्यालय में, जो कि उसकी मातृभाषा होगी। चाहे वो भोजपुरी ही क्यों ना हो, उसको अपनी भाषा में अभिव्यक्त करने का मौका दिया जाएगा। यानी विद्यालय की शिक्षा अपनी मातृभाषा से बच्चे प्रारंभ करके विद्यालय की औपचारिक भाषा और अन्य भाषाओं के बारे में भविष्य में सीखेंगे। ठीक है, ये होता है बहुभाषिकता। तो जब बच्चे को अपनी मातृभाषा में व्यक्त करने का मौका दिया जाता है तो वो कंफर्टेबल फील करता है और सहज महसूस करता है वातावरण में, और जितना बच्चा कंफर्टेबल और सहज महसूस करेगा उतना ही उसका अधिगम अर्थपूर्ण होता है। इसलिए बहुभाषिकता को एक संसाधन के तौर पर देखा जाता है। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। कहा जा रहा है कि बहुभाषिकता किसका समर्थन करती है? चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है सभी बच्चे हिंदी प्रथम भाषा के रूप में पढ़ते हैं। यह विकल्प निगेटिव है। कैसे निगेटिव है? देखिए, अगर आप साउथ स्टेट्स में जाएंगे तो वहाँ पर जो उनकी मदर टंग है वो तमिल, तेलुगु, मलयालम में से कोई एक हो सकती है, तो वहाँ पर हिंदी नहीं पढ़ाया जाता। तो कैसे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि इंडिया में सभी राज्यों में हिंदी प्रथम भाषा होगी? नहीं होगी, क्योंकि जो उनका मदर टंग है वो उनका प्रथम भाषा है। वहाँ पर तमिल, तेलुगु, मलयालम में से कोई भी एक भाषा उनको फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर वो लोग पढ़ रहे होते हैं या फिर अर्जित कर रहे होते हैं। इसी प्रकार से आप उड़ीसा में जाएंगे तो उड़ीसा में हिंदी को सेकंड लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाया जा सकता है, लेकिन मदर टंग के तौर पर वहां पर उड़िया लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो हिंदी जो होता है वो हर जगह प्रथम भाषा के तौर पर नहीं लिया जा सकता। क्यों नहीं लिया जा सकता? क्योंकि प्रत्येक राज्य के जो बच्चे हैं उनकी जो जिस भाषा में वो बोलना शुरू कर रहे हैं वो उनका फर्स्ट लैंग्वेज होगा। जरूरी थोड़ी है कि हिंदी में वो बोलना शुरू करें। पंजाब में जो बच्चा जन्म ले रहा है हिंदी थोड़ी, वो पंजाबी में बोलना सीख रहा है। जो उड़ीसा में जन्म ले रहा है वो उड़िया में बोलना सीख रहा है। जो साउथ में जन्म ले रहा है तमिल, तेलुगु, मलयालम में बोलना सीख रहा है। तो कहाँ हिंदी सबके लिए प्रथम भाषा होगी? तो निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम तथा अपने घर की भाषा में आरंभ करते हैं। अंग्रेजी माध्यम में बोला जा रहा है कि बच्चे विद्यालय की शिक्षा प्रारंभ करते हैं, तो निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि बच्चे जो अपना विद्यालय का प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करेंगे वो मदर टंग में प्रारंभ करेंगे।
ना कि अंग्रेजी भाषा में। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, सभी बच्चे अपने राज्य की भाषा में विद्यालय की शिक्षा प्रारंभ करते हैं, निगेटिव है। देखिए आपको लग रहा होगा कि जैसे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो राज्य की भाषा हिंदी के तौर पर देखी जाती है, लेकिन ये भी तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना कि कोई एक बच्चा गांव देहात से बिलोंग करता था और वो हिंदी नहीं बोल पाता है, तो क्या उसको विद्यालय में एडमिशन नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। भले ही वो भोजपुरी ही क्यों ना बोल रहा हो, उसको भी विद्यालय में एडमिशन मिलना है, क्योंकि भले ही राज्य का हिंदी एक तरीके से भाषा के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन उस बच्चे का मदर टंग भोजपुरी था, तो इस वजह से अब राज्य की भाषा हिंदी में उसको पढ़ाए जाने के लिए, शिक्षा आरंभ करने के लिए एक तरीके से जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। बच्चे का जो मदर टंग है भोजपुरी, उसी में उसको पढ़ाना होगा, अपने आप को अभिव्यक्त करने का अवसर देना होगा। तो राज्य की भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे का मदर टंग इंपॉर्टेंट है, इस वजह से निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 1 देखिए, सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा अथवा घर की भाषा में आरंभ करते हैं। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राहुल एक वाहन चालक है जो बिहार से केरल जाता है, जहां वह 6 महीने में मलयालम भाषा सीख जाता है। वह मलयालम अच्छी तरह से बोल लेता है। इसे किस रूप में जाना जाता है? ध्यान से समझिएगा। यहां पर जो राहुल है वो बिहार से केरल गया है, ठीक है। तो पहले वो मलयालम भाषा नहीं जानता था, लेकिन इन्वायरमेंट के संपर्क में आने की वजह से, वहाँ के लोगों के संपर्क में आने की वजह से, वहाँ के लोगों से इंटरेक्शन करने के संदर्भ में वो मलयालम भाषा सीख जाता है। तो इस मलयालम भाषा को सीखने के लिए उसने कोई व्याकरण का नियम नहीं पढ़ा है, कोई भी विद्यालय जाकर के औपचारिक तरीके से व्याकरण के नियमों को नहीं सीखा है। तो जब अनौपचारिक तरीके से नेचुरल इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन करते करते किसी भाषा को सीखी जाती है, तो उसे भाषा का अर्जन कहते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 भाषा अर्जन इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो भी अनौपचारिक तरीके से भाषा सीखी जाएगी बिना व्याकरण के नियमों के अंतर्गत, तो उसे भाषा अर्जन बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन बोलते हैं। विकल्प नंबर 3 एप्रोप्रिएट है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षार्थी व्याकरण सुनते हुए उस व्याख्यान का पूर्ण विचार एकत्रित करने का प्रयास करती है तथा हर शब्द का महत्व नहीं देती है। उसने सुनने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है? ध्यान से समझिएगा, क्या कहा जा रहा है? पूर्ण विचार कहा जा रहा है, यानी कि मेन आइडिया की बात की जा रही है। तो ये कौन सा हो जाएगा? जैसे कि मैं आपसे एक उदाहरण दूं कि जैसे मोटिवेशन में बोल रहा हूं, मोटिवेशन, एक वर्ड मैंने लिखा मोटिवेशन, तो मैं आपसे पूछूं कि मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है, तो आप कहेंगे एक तो इंटरनल हो जाएगा, दूसरा एक्सटर्नल होता है। तो देखिए पूर्ण विचार क्या है? पूर्ण विचार आपका मोटिवेशन था। पूर्ण विचार क्या है? मोटिवेशन है। और मोटिवेशन मेन आइडिया है, और उसके नीचे जब हम लोग जाते हैं तो मोटिवेशन 2 भागों में विभक्त हो जाता है। इसके बाद इंटरनल मोटिवेशन के में कई प्रकार हो सकते हैं। कई प्रकार कहने का मतलब कि कई उदाहरण इसके हो सकते हैं। एक्सटर्नल मोटिवेशन के कई उदाहरण हो सकते हैं। तो देखिए मेन आइडिया की जब बात की जाती है तो हम लोग टॉप डाउन अप्रोच की बात कर रहे होते हैं, टॉप डाउन प्रोसेस की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि मेन आइडिया पहले की बात की गई है, तो मेन आइडिया ये टॉप में आएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या बोला गया था कि वो व्याख्यान का पूर्ण विचार यानी मेन आइडिया एकत्रित करने का प्रयास करती है और हर शब्द को अधिक महत्व नहीं देती है, यानी नीचे जाते जाते वो अधिक महत्व नहीं दे रही है जो उसके पार्ट्स थे। तो ये किस प्रकार की रणनीति अपनाई जा रही है? ये टॉप डाउन प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षिका कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को समाचार पत्र से एक अनुच्छेद उपलब्ध कराती है जो उनके भाषा स्तर से थोड़ा सा ऊपर है। शिक्षार्थियों को उस अनुच्छेद पर अनेक काम करने हैं, इसे क्या कहते हैं? देखिए ये क्रैशन के नियम के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया है। क्रैशन ने एक सिद्धांत दिया था I+1। आई क्या है? बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल है और उससे एक स्तर ऊपर। जैसे कि देखिए लेव वाइगोस्की ने एक सिद्धांत दिया था, उसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण टर्म दिया था MKO। इसी से रिलेटेड ये कुछ है। MKO का मतलब क्या हो गया? देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं 2 मनोवैज्ञानिकों का नाम ले रहा हूं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो क्रैशन का सिद्धांत है I+1 वाला वो अलग है, और ये MKO जो है वो लेव वाइगोस्की के अलग सिद्धांत का है। लेकिन दोनों में मैं आपको रिलेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे अलग मनोवैज्ञानिक होने के बावजूद भी एक ही सिद्धांत की तरफ इशारा कर रहा है। ये लेव वाइगोस्की का जो टर्म था MKO, इसका फुल फॉर्म होता है मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि जो भी हमसे थोड़ा बहुत भी ज़्यादा जानता है। जैसे कि अगर मेरा स्तर इतना है और अगर आपका स्तर इतना है, तो अगर मैं आपसे बातचीत करूंगा तो
आपसे मैं कुछ चीज़ें सीख सकता हूं। क्यों सीख सकता हूं? क्योंकि आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि आपका स्तर इतना था, मेरा स्तर इतना था। अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो मैं आपसे कुछ सीख सकता हूं। ये किसने बोला था? ये लेव वाइगोत्स्की ने बोला था। और क्रैशन क्या बोलते हैं? क्रैशन इसी को इस प्रकार से रिप्रेजेंट उन्होंने किया कि बच्चे का जो मानसिक स्तर है उसे इंटेलेक्चुअल लेवल को आई से उन्होंने डिनोट किया, और I+1 यानी कि उससे एक स्तर ऊपर, एक स्टेप ऊपर। जैसे बच्चे का स्तर अगर इतना है तो उससे एक स्तर ऊपर, एक स्टेप ऊपर यानी इतना। तो जब इन दोनों का इंटरेक्शन कराया जाएगा तो या फिर इन्वेस्टमेंट होगा तो बच्चा नई चीज़ों को सीखता है। तो वही बात दोनों में कॉमन है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, चलिए, तो इसमें कौन सा उत्तर होगा? क्या कहा जा रहा है कि इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहेंगे? देखिए, चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। परिकल्पना सीखना, यानी कि एक तरीके से कॉन्सेप्ट को सीखने के सेंस में है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि एक स्टेप ऊपर का जस्टिफाई नहीं कर रहा था, केवल सीखना। तीसरा देखिए, बोध पठन, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि एक स्टेप ऊपर वाला जस्टिफाई नहीं कर रहा है ये दोनों विकल्प। अब एक और दो विकल्प जो बचा है, ये इन्हीं में से कोई उत्तर होगा। देखिए, निवेश बोला गया। निवेश का मतलब क्या होता है? निवेश का मतलब होता है कोई नई चीज या फिर कुछ नया कमाने के लिए हम लोग कुछ, जैसे इन्वेस्टमेंट भी आप लोग पैसे का करते हैं म्यूचुअल फंड्स में या फिर शेयर मार्केट में, तो क्या होता है? पैसा कमाना आपका लक्ष्य होता है और उसके लिए पहले आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहां पर पैसा कमाना लक्ष्य नहीं है, यहां पर हमें सीखना लक्ष्य है। हमारे अंदर अधिगम, हमारे अंदर व्यवहार में परिवर्तन हो जाए, ये लक्ष्य है। और उसके लिए कुछ हम इनपुट दे रहे हैं, यानी कि कुछ निवेश कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ों को सीखना चाह रहे हैं, तो वहां पर भी निवेश होगा, लेकिन इंफॉर्मेशन का निवेश है। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है? पैसे का निवेश होता है। दोनों निवेश ही है, दोनों का लक्ष्य एक जगह पैसा कमाना है और एक जगह कुछ नई चीज़ों को सीखना है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो जब भी कुछ नया चीज़ हम लोग सीख रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होता है, कोई हमें नई जानकारी दे रहा होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन का इन्वेस्टमेंट ही बोला जाएगा, जिसे यहां पर निवेश बोला गया है। अब ये तो कंफर्म हो गया कि पहले और दूसरे विकल्प में से होगा, लेकिन होगा कौन सा ये देख लेते हैं। दूसरे विकल्प की मैं बात कर लूं तो देखिए, अवबोधन अवबोधन दोनों में कॉमन है, निवेश निवेश दोनों में कॉमन है। यानी कि जो बीच वाला टर्म है, देखिए, योग्य और अगम्य की बात की गई है, योग्य और अगम्य की बात की गई है, तो इन्हीं में कुछ अंतर होगा जिसके हिसाब से हमारा उत्तर डिसाइड होगा। तो अगम्य का मतलब होता है अनुपयुक्त, अनुपयुक्त, और योग्य का मतलब जो उपयुक्त हो। तो अब बच्चे को कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट थोड़ी देंगे कि जो उसके लिए अनुपयुक्त हो या फिर उसके लिए इनएप्रोप्रिएट हो, तो उसके लिए एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट ही तो देंगे ना। तो ये तो बिल्कुल निगेटिव हो गया ना। अगम्य का मतलब अनुपयुक्त, जो बच्चे के लिए उपयुक्त नहीं है। तो एक ही विकल्प बचा आपका, ऑप्शन नंबर 1। तो उत्तर क्या हो जाएगा? अवबोधन योग्य निवेश, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा पठन पाठन का कौन सा उपागम यह विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है? भाषा एक आदत है, कौन सा उपागम ये कहता है? देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा श्रव्य भाषावाद। कैसे होगा इसको मैं समझाता हूं। श्रव्य का मतलब क्या होता है? जैसे टेप रिकॉर्डर हो गया, जो कि एक तरीके से श्रव्य सामग्री, जिसे हम लोग बार बार रिपीट करके सुन पाए। अब जो चीजें बार बार रिपीट की जाती हैं वो हमारी आदत बन जाती है। कैसे? देखिए, सुबह जैसे ही आप सो करके उठते हैं तो पहले आप क्या करते हैं? शौच से आकर के ब्रश करते हैं, उसके बाद ही कोई काम करते हैं। तो आप कितना भी प्रयास कर लिए, अगर आप अगले दिन प्रयास करिए कि मैं सुबह उठ करके शौच नहीं जाऊंगा, फ्रेश नहीं होऊंगा और उसके बाद मतलब कोई दूसरा काम करूंगा, तो आप कितना भी प्रयास करेंगे सुबह आपको प्रेशर आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी आदत में बन चुका है। एक ही चीज को जब हम लोग बार बार रिपीट कर रहे होते हैं तो वो हमारा आदत बन जाता है। वही चीज जब एक ही चीज को आप टेप रिकॉर्डर में बार बार सुनेंगे तो वो आदत बन जाएगा। और यही हमसे पूछा गया है कि भाषा एक आदत है, ये कौन सा उपागम मानता है? तो ये श्रव्य भाषावाद मानता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। क्यों एप्रोप्रिएट होगा? क्योंकि श्रव्य यानी टेप रिकॉर्डर की बात की गई है, और एक टेप रिकॉर्डर में हम वही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं, वही चीज बार बार सुन रहे हैं, वही चीज बार बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं। और सुबह शौच जाने का काम भी हम लोग बार बार कर रहे होते थे, इस वजह से हमारी आदत में आ गया, और इस वजह से श्रव्य भाषावाद यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। दोस्तों, हिंदी पेडागोजी अपर प्राइमरी के लिए प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है मुझे मोटिवेशन प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और अगर आप ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को और ज़्यादा चाहते हैं तो लाइक करते हुए कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही साथ सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी के अलावा सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी दिसंबर 2021 और प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।